वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू CUET निम्बस। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 15th और 16th ऑफ दिसंबर के करंट अफेयर्स। तो चलिए लेट्स बिगिन। वन नेशन वन इलेक्शन बिल, 9th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग, साउथ कोरिया's president impeached over martial law crisis, disaster management amendment bill 2024, and Mayotte French island territory hit by cyclone Chido. At the end, MCQs. तो पहले जो मैंने आपको सैटरडे को क्वेश्चन दिया था, नेम द बॉर्डरिंग कंट्रीज ऑफ रशिया। चलिए ये देख लीजिए आप रशिया का मैप, और कैपिटल है मॉस्को। ठीक है, तो देख लीजिए कितनी कंट्रीज है इसकी बॉर्डरिंग, 14 इन टोटल। 14 कंट्रीज आर द बॉर्डरिंग कंट्रीज। ठीक है, पोलैंड, लिथुआनिया, नॉर्वे, फिनलैंड, एस्टोनिया, लत्विया, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, अजरबैजान, कजाकिस्तान, चाइना, मंगोलिया, नॉर्थ कोरिया। चलिए हम मैप में देख लेते हैं। फिनलैंड, एस्टोनिया, लत्विया, लिथुआनिया, बेल्जियम, यहाँ कहीं पे पोलैंड है, यूक्रेन, कजाकिस्तान, मंगोलिया, चाइना, और यहाँ पे आ जाएगा नॉर्थ कोरिया। ठीक है, और अजरबैजान यहाँ पे है। ठीक है, तो ये सारी कंट्रीज अच्छे से आप मैप में देख लीजिए ताकि आपको याद रह जाए। ठीक है, और इसकी कैपिटल मॉस्को। चलिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल। देखिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल जो है अप्रूव किया गया है बाय द कैबिनेट, यूनियन कैबिनेट ने। तो अब क्या होगा, ये लोकसभा में उन लोगों ने वहां से, अब लोकसभा में अगर ये पास हो गया तो फिर ये पूरी कंट्री में लागू हो जाएगा। ठीक है, द बिल प्रपोजेस टू होल्ड साइमल्टेनियस इलेक्शंस फॉर लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज एंड लोकल बॉडी इलेक्शंस अक्रॉस द होल कंट्री। इस बिल में बेसिकली है क्या, देखिए आपको पता होगा लोकसभा के इलेक्शंस अलग होते हैं आपके, अगर आप किसी विलेज से बिलोंग करते हो तो पंचायत के इलेक्शंस अलग होते हैं, म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शंस अलग होते हैं, है ना। तो इसके अगर ये लागू हो गया पूरे इंडिया में तो क्या होगा, साइमल्टेनियसली इलेक्शन होंगे लोकसभा के, स्टेट लेजिस्लेटिव के और लोकल इलेक्शंस। ठीक है, लोकल बॉडी इलेक्शंस तीनों साथ में ही होंगे। इसका मतलब है कि वोटर्स यानी कि हम लोग will be cast their vote for both Lok Sabha and state elections on the same day. Same day पे होगा। ठीक है, तो इसका एम क्या है, क्यों ये लेके आया जा रहा है, क्योंकि अभी भी इलेक्शंस हो रहे हैं तो वैसे ही होने चाहिए, लेकिन इसका बेसिक एम है पहले तो कॉस्ट कटिंग, क्योंकि इलेक्शंस में बहुत ज़्यादा कॉस्ट लग जाती है। जो भी डिफरेंट लोकेशंस पे इलेक्शंस होते हैं उसके लिए कॉस्ट तो बियर करनी पड़ती है गवर्नमेंट को, है ना, बेटर गवर्नेंस के लिए, और एलिमिनेटिंग इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस। कोई डिसरप्शंस ना हो, कॉस्ट कटिंग हो जाए, गवर्नेंस का अच्छा रहे, है ना। चलिए, तो ये है इसके कुछ एम जो आपको याद रखने हैं। कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स आप याद रख लीजिए कि अगर ये अमेंड हो गया, मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल कोई तो आएगा। ठीक है, कौन सा होगा, 129 ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2024। इससे एक बहुत बड़ी चीज होगी, वो होगा जीडीपी में इंक्रीज हो जाएगा, एक्सपेक्टेड इंक्रीज बाय 1.5% अगर ये लागू हो जाता है, क्योंकि कॉस्ट कटिंग हम देख रहे हैं ना, तो जो कॉस्ट वहां से कट जाएगी तो उसके बाद क्या होगा, जीडीपी में हमें इंक्रीज मिलेगा। एक और आर्टिकल है 82A, वो इसमें इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, और देखिए हमें कुछ आर्टिकल्स है जो अमेंड करने पड़ेंगे इसके लिए, वन नेशन वन इलेक्शन बिल के लिए। वो है आर्टिकल 83, आर्टिकल 172 और आर्टिकल 327। आर्टिकल 83 में क्या आता है, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, ड्यूरेशन ऑफ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट से रिलेटेड है तो इसे भी अमेंड करना पड़ेगा। देन ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर्स 172 आर्टिकल, इसे भी अमेंड करना पड़ेगा। Another is power of parliament to make provisions with respect to elections to legislate. ठीक है,
तो आर्टिकल 327, ये तीनों आर्टिकल्स अमेंड होंगे। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लीजिए। The Constitution, First Amendment Act 1951 was the first amendment to the Indian Constitution. Indian Constitution से related पहली जो amendment हुई थी वो कौन सा amendment था? Constitution First Amendment Act 1951. 1951 में ये act आया था, ठीक है? ये आप याद रख लोगे, 1951. Then introduced by the then Prime Minister जवाहरलाल नेहरू जी ने ये introduce किया था May 10, 1951 में, और ये इनैक्ट हो गया था, मतलब लॉ पास हुआ, एक्ट बन के आया ऑन जून 18, 1951। तो ये फैक्ट आपने नोट कर लेना है, ठीक है। चलिए 9th इंडिया थाईलैंड डिफेंस डायलॉग कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली। लोकेशन जरूर से याद रखनी है। कोई भी डायलॉग होता है, कोई भी नया पार्टनरशिप या फिर अग्रीमेंट होता है तो उसकी लोकेशन याद रख लेनी है, न्यू दिल्ली, ठीक है। स्ट्रेंथन द बायलैटरल डिफेंस कोऑपरेशन, डिफेंस से रिलेटेड है, इंडिया थाईलैंड का डिफेंस डायलॉग लिखा भी है, तो दोनों की डिफेंस कोऑपरेशन को क्या करेगा? स्ट्रेंथ करेगा, ओके। चेयर किया गया जॉइंट सेक्रेटरी श्री अमिताभ प्रसाद, इंडिया की तरफ से श्री अमिताभ प्रसाद जी थे, और थाईलैंड से थे डेप्यूटी परमानेंट सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस जनरल थारापोंग मालाका, ठीक है। ये दोनों आप देख लीजिए, ये इंडिया की तरफ से है और ये थाईलैंड की तरफ से, ठीक है। सिग्निफिकेंट माइलस्टोन इन इंटेंसिफाइंग डिफेंस रिलेशंस विद थाईलैंड, डिफेंस रिलेशंस को इंटेंसिफाई करना है विद थाईलैंड, इसका बेसिक एम यही है, ठीक है। पिक्चर्स आप देख लिया कीजिए, कोई भी आप न्यूज़ पढ़ते हो उसकी पिक्चर्स देख के आपको याद रह जाता है कि अच्छा ये वो न्यूज़ थी। फिर देख लीजिए पहले आप मैप में थाईलैंड को, क्योंकि स्टैटिक पोर्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट और मैप तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। चलिए ये है इंडिया, ठीक है। ये यहाँ पे है जो ये ग्रीन कलर में आपको दिख रहा है, दिस इज थाईलैंड, ठीक है। साउथ चाइना सी, तो इसके आसपास की कंट्रीज को देख लीजिए। पहले तो इधर है बे ऑफ बंगाल, साउथ चाइना सी, ठीक है। तो इसके आसपास की कंट्रीज को देख लीजिए आप जूम्ड। ये है थाईलैंड जो आपको येलो पोर्शन में दिख रहा है, कैपिटल बैंकॉक। कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, ठीक है। ये है इसकी बॉर्डरिंग कंट्रीज, याद रखनी है कि कहाँ कहाँ से इसके बॉर्डर्स लगते हैं। गल्फ ऑफ थाईलैंड, अंडमान सी, क्योंकि यहाँ पे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स आ जाएंगे। इधर है मलेशिया, ठीक है। तो ये चारों कंट्रीज याद कर लीजिए। यहाँ पे कौन सा गल्फ आता है? अंडमान सी, अच्छे से देख लीजिए मैप को, ठीक है। साउथ कोरियाज प्रेसिडेंट इम्पीच्ड ओवर मार्शल लॉ क्राइसिस। देखिए हमने कुछ दिन पहले भी डिस्कस किया था, क्योंकि ये न्यूज में बना हुआ था कि साउथ कोरिया के प्रेसिडेंट ने मार्शल लॉ इम्पोज कर दिया, वो ऐसी न्यूज थी। और तो अभी क्या हुआ, उस मार्शल लॉ इम्पोज करने की वजह से वहां के प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया गया है। ये है वहां के प्रेसिडेंट यून सुक योल, ठीक है। तो हमने देखा क्यों, क्योंकि मार्शल लॉ उन्होंने इम्पोज किया, इसलिए उनको इम्पीच कर दिया गया। अगर ये कंफर्म हो जाता है, he will be the second South Korean president to be thrown out of his office by impeachment after Park Geun-hye, the country's first female leader. देखिए अगर ये जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है ये कंप्लीट हो जाता है तो ये दूसरे प्रेसिडेंट बनेंगे साउथ कोरिया के आफ्टर पार्क गेun-hye, जो फर्स्ट फीमेल लीडर थी, उनको भी बाय इम्पीचमेंट ही हटा दिया गया था, ठीक है। तो ये भी एक फैक्ट बन सकता है, आप नोट कर सकते हैं। चलिए अब हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे, क्योंकि हमें तो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है किसी भी न्यूज को। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये देख लीजिए द्रौपदी मुर्मू जी, ये 15th प्रेसिडेंट है इंडिया की, और स्वर्ण इन किया था इन्होंने 25 जुलाई 2022, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज हेड ऑफ स्टेट एंड फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया, पहला सिटीजन इंडिया का कहलाता है, हेड ऑफ स्टेट कहलाता है। आर्टिकल कौन कौन से आर्टिकल रिलेटेड है इसके? 52 टू 62, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिए। 52 से 62 जो है वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड ही सारे आर्टिकल्स हैं। इलेक्ट कौन करता है प्रेसिडेंट को? पहले तो देखिए
मेंबर्स ऑफ एन इलेक्टोरल कॉलेज, एक इलेक्टोरल कॉलेज बनता है, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और उसमें कौन कौन आएगा, पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे दोनों हाउसेस के, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा के जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होंगे वो आ गए। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स एंड द यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। नोट कर लीजिए, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। पहले तो इलेक्टेड मेंबर्स आ गए लोकसभा और राज्यसभा के। दूसरा, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट्स, स्टेट्स की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उसके भी इलेक्टेड मेंबर्स आ गए, ठीक है, दो। तीसरा क्या है, यूटीज, कौन कौन सी, दिल्ली एंड पौंडीचेरी ओनली, इन ही दो के इलेक्टेड मेंबर्स होंगे, ठीक है। और कैसे होगी वोटिंग, कैसे होती है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मींस ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। इसका मतलब है, पहले तो आप नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब इसका मतलब समझिए। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है, देखिए जैसे कि मान लीजिए 3 लोग खड़े हैं, ठीक है, 1 2 3, तो आप ये जो इलेक्टोरल कॉलेज बना ये कैसे वोट करेगा, ये प्रेफरेंस देगा। पहले फर्स्ट पर्सन को उसने प्रेफरेंस दे दी कि इसको फर्स्ट प्रेफरेंस, देन इसको दे दी सेकंड प्रेफरेंस और इसको थर्ड प्रेफरेंस। तो ये ऐसे होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। फिर मान लीजिए किसी और ने क्या किया, इसको फर्स्ट प्रेफरेंस दे दी, इसको सेकंड प्रेफरेंस दे दी और इसको थर्ड की, तो सबसे ज्यादा जो फर्स्ट प्रेफरेंस जिसे मिलेगी वही हमारे प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं, ठीक है। चलिए, तो अब हमने देखा प्रेसिडेंट इंडिया में, आर्टिकल्स उसके हमने देख लिए। दूसरा हमने देखा इलेक्ट कौन करता है, कैसे इलेक्ट होते हैं, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट चीज इज इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। चलिए, प्रेसिडेंट कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम द ऑफिस थ्रू अ प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट, जिसमें कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत बड़ा पॉइंट रहता है कि वो किस लिए निकाले जा सकते हैं, ओनली ऑन द बेसिस ऑफ वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट किया है उन्होंने, तभी हम उन्हें निकाल सकते हैं। प्रोसीडिंग कहाँ इनिशिएट होती है, किसी भी हाउस में, ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, साइंड बाय 1/4 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द हाउस। हाउस के जो 1/4 मेंबर्स रहेंगे उन्होंने अगर साइन करा है उसे, तो ही ये इनिशिएट हो सकता है किसी भी हाउस में, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। पहले 14 दिन का नोटिस देना जरूरी है प्रेसिडेंट को, ठीक है, उसके बाद ये फर्दर प्रोसीडिंग्स चलेगी। बी रिप्रेजेंटेड ड्यूरिंग द इन्वेस्टिगेशन इफ रेजोल्यूशन इज पास्ड बाय 2/3 मेजॉरिटी ऑफ बोथ द हाउसेस। ये भी तभी होगा अगर 2/3 मेजॉरिटी है, ठीक है, जितने भी करंटली सीट्स हैं जितनी भी, उसका 2/3 मेजॉरिटी होनी चाहिए बोथ द हाउसेस में, ठीक है, तभी ये रिमूव किए जा सकते हैं। तो इम्पीचमेंट का ये प्रोसेस आपको ध्यान में रखना है, इसके पॉइंटर्स याद रख लीजिए। इसमें एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आएगा कि नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट कैन पार्टिसिपेट। देखिए, जब हम देख रहे थे कि जब हमने हमारी पिछली स्लाइड में देखा कि जब इलेक्टोरल कॉलेज जो बनेगा उसमें क्या आएंगे, इलेक्टेड मेंबर्स आएंगे ओनली, है ना, नॉमिनेटेड नहीं आ रहे थे। लेकिन जब इम्पीचमेंट प्रोसेस आएगी तो उसमें नॉमिनेटेड मेंबर्स दोनों हाउस के आ जाएंगे, ठीक है, नॉमिनेटेड मेंबर्स भी पार्टिसिपेट करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ इम्पीचमेंट। लेकिन जब हम प्रेसिडेंट को इलेक्ट कर रहे होते हैं तो वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज and union territories of Delhi and Puducherry do not participate. members कर रहे थे, elected members of state legislative और दिल्ली और पुडुचेरी के जो members हमें elect करने में, president को elect करने में participation थी उनकी, impeachment में उनकी participation नहीं रहेगी, ठीक है, ये भी point आपको note कर लेना है। चलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, देखिए डिजास्टर मैनेजमेंट बिल जो है, अमेंडमेंट बिल आ रहा है 2024 का, इसमें कुछ चेंजेस है, बेसिक चेंजेस, वो आपने देख लेना है कि क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं। पहले तो ट्रांसफर्स डिजास्टर प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटीज फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कमिटीज टू नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी एंड स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। देखिए, एनडीएमए और एसडीएमए, इसका मतलब है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और एसडीएमए
स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज। तो जो एग्जीक्यूटिव कमिटीज है, जो कि जितने भी लॉज बनते हैं उनको क्या करता है, उनको अप्लाई करता है, ठीक है, इम्प्लीमेंट करता है। तो उन कमिटीज से जो प्लान रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वो किस पे आ जाएगी, एनडीएमए और एसडीएमए पे, पहला चेंज। देन नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एनसीएमसी, द हाई लेवल कमेटी एचएलसी, ये दोनों कमिटीज बन जाएगी और विल प्रोवाइड स्टैट्यूटरी स्टेटस टू बोथ ऑफ द कमिटीज, एनसीएमसी प्लस एचएलसी, ठीक है। नेशनल क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी एंड हाई लेवल कमेटी को क्या मिल जाएगा, स्टैट्यूटरी स्टेटस, अनदर पॉइंट। फिर ये दोनों जो कमेटी है ये will function as nodal body for major disasters, while HLC क्या करेगी, financial assistance देगी state governments को during disaster। तो ये दोनों कमिटीज को पहले तो statutory status दे दिया, दूसरी बात nodal body बना दी disasters के लिए NCMC को, that is National Crisis Management Committee, और HLC को क्या कहा जा रहा है कि ये financial assistance देगा किसको, states को during disasters। तो ये 3 पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने कि ये कुछ चेंजेस हो रहे हैं, ठीक है। क्योंकि क्वेश्चंस ऐसे बन सकते हैं कि आपको मान लीजिए क्वेश्चन दे देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट बिल 2024, ठीक है, उसके नीचे आपको कुछ ऑप्शंस दे देंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो इसके चेंजेस में नहीं है, ठीक है। तो ये आपको इसलिए याद रखना है। चलिए, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो ओरिजिनल एक्ट है 2005 का, हम उसके बारे में कुछ बात कर लेते हैं। द एक्ट एस्टेब्लिशेस अ 3-tier स्ट्रक्चर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। इस एक्ट में क्या हुआ था कि 3-tier स्ट्रक्चर बन गया था डिजास्टर मैनेजमेंट को। देखिए, कोई भी डिजास्टर अगर आता है तो हम उसका इंतजार तो नहीं कर सकते ना, ठीक है, जब आएगा उसके बाद देख लेंगे। तो उससे पहले जो चीजें होती है ना, कि हमें कैसे रिस्पॉन्ड करना है, हमें क्या क्या और चीजें करनी है कि वो हमें ज्यादा अफेक्ट ना कर पाए, तो उसके लिए 3-tier स्ट्रक्चर बना दिया गया था इन 2005, जिसमें कौन कौन सी चीजें आई हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, ठीक है, एनडीएमए, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। एनडीएमए को हेड करते हैं प्राइम मिनिस्टर और रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज, प्लान्स, गाइडलाइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एट नेशनल लेवल पे, ठीक है। फिर स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट हेड बाय चीफ मिनिस्टर, जो भी स्टेट के चीफ मिनिस्टर होंगे वो करेंगे, और रिस्पॉन्सिबल फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एट स्टेट लेवल, ठीक, नाम से ही पता चल रहा है, ये नेशनल लेवल पे, ये स्टेट लेवल पे। देन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे क्या होगा, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करेंगे, डीएम जिसे हम कहते हैं, रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्प्लीमेंटिंग डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो ये नाम से ही आपको क्लियर हो गया होगा कि ये नेशनल लेवल पे आ जाएगा, स्टेट लेवल एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, मायोट फ्रेंच आइलैंड टेरिटरी हिट बाय साइक्लोन चिडो। कल ही एक साइक्लोन आया जिसका नाम चिडो, इसने कहाँ हिट किया, मायोट, जो कि फ्रेंच एक आइलैंड है, ठीक है, फ्रांस का एक आइलैंड है मायोट। हम इसकी लोकेशन भी देख लेंगे कि कहाँ पे ये लाई करता है। तो पहले आप देखिए कि इसने हिट किस जगह पे किया, ठीक है, मायोट। मायोट was directly in the path of the cyclone and suffered extensive damage. इसके रास्ते में ही मायोट था, और भी कुछ कंट्रीज है पर मायोट का एक फोकस है मायोट आइलैंड पे, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो है डिस्ट्रप्शन हुई है। एक ट्रॉपिकल साइक्लोन है, ब्लू थ्रू द साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशियन से, साउथ ईस्टर्न इंडियन ओशियन से ये शुरू हुआ और इसने हिट किया मायोट को, ठीक है। कुछ नियर बाय आइलैंड्स हैं जैसे कि कॉमोरोस और मेडागास्कर, ठीक है, मायोट के आसपास ही ये आइलैंड्स है, इन दोनों को भी इसने अफेक्ट किया, ठीक है। चिडो में लैंडफॉल इन मोजाम्बिक ऑन द अफ्रीकन मेनलैंड। तो आपको अभी थोड़ा थोड़ा दिमाग में आ रहा होगा कि ये किस लोकेशन में हिट करा है, क्योंकि अगर अफ्रीकन मेनलैंड की बात हो रही है और मेडागास्कर की बात हो रही है तो ये इंडियन ओशियन के वेस्ट वाली साइड में आ जाएगा, है ना, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में। हम देख लेंगे इसकी लोकेशन, डोंट वरी। चलिए, ये हमने बात करी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स की। तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को जो है अलग अलग जगह पे अलग अलग नाम दिया गया है। देखिए, ये है इक्वेटर,
ये जो पोर्शन आएगा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में, यहाँ पे जो साइक्लोन्स हिट करते हैं उन्हें हम कहते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। देख लीजिए, पहले तो हरिकेन्स। हरिकेन्स इन्हें कहाँ कहते हैं? अटलांटिक एंड ईस्टर्न पैसिफिक ओशियन में जो साइक्लोन हिट करता है उसे हरिकेन कहते हैं। टाइफून ये कहलाता है वेस्टर्न पैसिफिक ओशियन में, ठीक है। और साइक्लोन्स ही इसका नाम दिया जाता है सदर्न पैसिफिक ओशियन और इंडियन ओशियन में। तो ये तीनों नाम याद करने हैं, हरिकेन्स, टाइफून्स, साइक्लोन्स। फिर इस वाले रीजन में उसको एक अलग से नाम देते हैं साइक्लोन को। जैसे यहाँ पे आपने देख लिया ना कि अलग से एक नाम दे दिया चीडो। इस रीजन में कोई भी साइक्लोन फॉल करता है तो अलग अथॉरिटी होती है जो इसकी नेमिंग करती है। चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं द नेम्स फॉर साइक्लोन। कैरिबियन सी में हरिकेन्स, हमने यहाँ पे देख लिया। चाइना में टाइफून्स, इंडियन ओशियन में ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो फर्दर जो अलग नाम दिया जाएगा वो अलग अथॉरिटी देती है, ठीक है। फिर जापान में टाइफून, नॉर्दर्न ऑस्ट्रेलिया विलीविलीज, याद रखना है ये सारे पॉइंट्स। फिलीपींस में बेग्यू एंड यूएसए में टॉर्नेडोज, ठीक है। ये चार्ट आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पॉइंट या फिर नोट कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है। बस ये याद रहना चाहिए। चलिए, पहले हमने देखा कि इसको चिडो नाम दिया गया, ठीक है। हमने देखा कि जो इंडियन ओशियन है उसके साथ वाले जो एरियाज में है उनको ट्रॉपिकल साइक्लोन्स कहते हैं, पर फर्दर उनको एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है। वो नाम देता कौन है? देखिए, जो भी साइक्लोन्स बनते हैं रीजनल मीटेरियोलॉजिकल बॉडीज होती हैं उनको नाम देने के लिए, ठीक है। इस केस में सदर्न अफ्रीका सच एज साइक्लोन चीडो, the responsibility lies with Southwest Indian Ocean Tropical Cyclone Committee। ये कमेटी भी आप नोट डाउन कर लीजिए। सदर्न अफ्रीकन जो नेशन है, ठीक है, ये है अफ्रीका। यहाँ पे कोई भी अगर साइक्लोन लैंडफॉल करेगा उसका नाम देने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसके पास है? साउथ वेस्ट इंडियन ओशियन ट्रॉपिकल साइक्लोन कमेटी, ठीक है। ये नोट कर लीजिए। पहले तो दिस कमेटी इज मेड अप ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम सेवरल कंट्रीज इंक्लूडिंग कौन सी कंट्रीज? ये भी मॉरिशियस, मेडागास्कर, मोजाम्बिक, सीशेल्स, साउथ अफ्रीका एंड अदर्स इन द रीजन, ठीक है। ये सारे जो एरिया है ये पूरा एरिया आ जाएगा, ठीक है। इसकी कुछ कंट्रीज है जो कि इसको नाम देती है, कोई भी साइक्लोन इस रीजन हिट करे इसे नाम देती है, ठीक है। The committee ensures that the naming process is systematic and avoids confusion। तो ये कमेटी इंश्योर करेगी कि जो भी नेमिंग प्रोसेस है वो सिस्टमेटिक हो और कोई भी उसमें डिसरप्शन या फिर कंफ्यूजन ना हो। चलिए, अभी आप देखिए मैप में हम बात कर रहे हैं मायोट एक फ्रेंच आइलैंड है, ठीक है। यहाँ कहीं पे ये लाई करता है। इसके आसपास हमने देखा कॉमरोस को भी उसने हिट किया, मेडागास्कर को भी एंड मोजाम्बिक। तो हमने ये कुछ कंट्रीज का देखा। ये एक छोटा सा आइलैंड है जिसने काफ़ी ज़्यादा अफेक्ट किया। 11 लोगों की डेथ यहाँ पे हो चुकी थी ऑलरेडी, ठीक है। तो लोकेशन देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, यहाँ पे मेडागास्कर आता है, इंडियन ओशियन, ठीक है। लोकेशन अच्छे से देख लीजिए क्योंकि सवाल बन सकता है कि ये किस ओशियन में या फिर किस कंट्री के पास ये जो आइलैंड है ये लाई करता है। तो चलिए, डिस्कशन ओवर हो चुका है, अब हम आएंगे एमसीक्यू सेक्शन में। व्हाट इज द प्राइमरी एम ऑफ द वन नेशन वन इलेक्शन बिल? टू कंडक्ट इलेक्शंस एवरी 2 years, टू रिड्यूस कॉस्ट, इंप्रूव गवर्नेंस एंड एलिमिनेट इलेक्शन रिलेटेड डिसरप्शंस, to restrict voting to online methods only, to increase the frequency of elections in the country. Answer is to reduce costs, improve governance and eliminate election related disruptions. चलिए, what was the first South Korean who was the first South Korean president to be removed from office by impeachment? Answer is Park Geun-hye. Then which articles of the Indian Constitution pertain to the President of India? मैंने आपको बताया था 52 to 62, ठीक है। देन आपके लिए सवाल जो कि आप कमेंट सेक्शन में जिसका आंसर दोगे, व्हाट आर साइक्लोन्स कॉल्ड इन ऑस्ट्रेलिया? ऑस्ट्रेलिया में साइक्लोन्स को क्या कहा जाता है? सो थैंक यू सो मच।
आप लोग बने रहिए हमारे साथ ऐसे ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए और MCQs के लिए। थैंक यू।